नमस्कार दोस्तों। तो हम क्राउन समान ज्ञान देख रहे थे और अभी हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा है और इसमें 2.16 एक्सरसाइज है मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य के इतिहास के जो स्रोत हैं मुगल साम्राज्य से संबंधित उसको पहले देखेंगे। छोटा सा चैप्टर है। तो पहले साहित्यिक स्रोतों की बात करते हैं। एक साइड लेखक है, दूसरे साइड पुस्तक है। तो बाबर की आत्मकथा है, आपको भी पता होगा, जिसका नाम है तुजुक बाबरी और ये तुर्की भाषा में है। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि बाबर की आत्मकथा तुजुक बाबरी किस भाषा में है, तो दरअसल ये तुर्की भाषा में है। फिर गुलबदन बेगम, इसके द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया है, फारसी भाषा में है। अबुल फजल के द्वारा लिखा गया आईने अकबरी और अकबरनामा। अकबरनामा की चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी की है, जिसमें 14 सूफी जो सिलसिला है उसके बारे में जानकारी मिलती है। और फिर है अब्बास खां शेरवानी, इन्होंने तारीख शेर शाही लिखा था। निजामुद्दीन अहमद की रचना है तवाकत ए अकबरी। जहांगीर की आत्मकथा है तुजुक जहांगीरी। तो देखिए, आत्मकथा से संबंधित दो फैक्ट था। एक था बाबर का आत्मकथा जिसका नाम था तुजुक बाबरी, ये तुर्की भाषा में है जो बाबर की आत्मकथा है। और एक है जहांगीर की आत्मकथा जिसका नाम है तुजुक जहांगीरी। ठीक है। फिर आगे है मुतमिद खां। मुतमिद खां की रचना है नामा ए जहांगीरी। ख्वाजा कामगार की रचना है मासिर ए जहांगीरी। अब्दुल हमीद की रचना है पातशाह नामा और इनायत खां की रचना है शाहजहां नामा। बदायूनी ने लिखा था मुत्तखव उत तवारीख और फिर मिर्ज़ा मोहम्मद की रचना है आलमगीर नामा। आगे है कज़ीम मुस्तैद खां। तो कज़ीम मुस्तैद खां की रचना है मसीर ए आलमगीरी। अब ये तो लेखक और उसकी रचनाएं थी। एक और है बच गया, खाफी खां का रचना है मुंतखाब उल लुब्बाब। इसको आप फिर से एक दो बार देख लीजिएगा, मतलब पीछे करके, तो अभी ये अच्छा से दो तीन बार हो जाएगा। अब विदेशी विवरण के बारे में देखते हैं। ग्रांट डफ। ग्रांट डफ से की रचना से, मतलब ग्रांट डफ ने मराठों के इतिहास पर शोध किया था, इसलिए ग्रांट डफ की रचनाओं से मराठों के इतिहास के बारे में पता चलता है। फिर कर्नल टाड की जो रचना है उससे राजपूतों के इतिहास का जानकारी मिलता है। विलियम हॉकिंस ने 1608 से 1613 के बीच जहांगीर के दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज की थी, तो इसके कारण जहांगीर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सर टॉमस रो 1616 से 1619, ये भी जहांगीर के दरबार से संबंधित रहा है। फ्रांसिस्को जो दरअसल डच डॉक्टर था, एक डॉक्टर और है फ्रेंच डॉक्टर जिसका नाम है बर्नियर। तो अभी बात कर रहे हैं फ्रांसिस्को की। फ्रांसिस्को जहांगीर के दरबार में रहा है और ये डच डॉक्टर था। और फिर बर्नियर जो कि फ्रेंच यानी फ्रांस का एक डॉक्टर था। उसके बाद ट्रेवेनियर जो कि फ्रेंच जौहरी था। मनुची, ये तीनों का नाम शाहजहां के दरबार से संबंधित है। तो बर्नियर, ट्रेवेनियर और मनुची। आगे कुछ स्मारक हैं, जैसे बाबर का मकबरा काबुल में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, जहांगीर का मकबरा लाहौर में है और शाहजहां का मकबरा आगरा में है। ठीक है। दिल्ली जो देश की राजधानी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हुमायूं का मकबरा है। आगे देखते हैं मुगल वंश से संबंधित। तो सबसे पहले बाबर के बारे में पढ़ेंगे। 1526 से 1530 तक इसका शासनकाल रहा है। तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी याद रहने लायक है वैसे ये डेट, 14 फरवरी 1483 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? फरगना में। वह पितृवंश की ओर से, मतलब पिता की ओर से तैमूर का वंशज था और मातृवंश यानी माता की ओर से चंगेज खां का वंशज था। ठीक है। मैंने एक वीडियो में शायद चर्चा किया था, बाबर नाम का एक वेब सीरीज है शायद डिज्नी हॉटस्टार पे, उसको आप देखिए। तो बाबर के बारे में मतलब काफ़ी लाइफ के लिए भी सीख मिलता है कि कैसे व्यक्ति गलत होता नहीं है पैदाइशी। तो खैर अभी देखते हैं। बाबर 1494 ईस्वी में 11 वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी पर बैठा। भारत पर आक्रमण से पहले बाबर ने काबुल, बुखारा, खुरासान, समरकंद पर विजय प्राप्त की थी। आगे है, बाबर ने 1507 ईस्वी में काबुल जीतने के बाद पातशाह की उपाधि धारण की। फिर बाबर का भारत पर आक्रमण से संबंधित जो बिंदु है वो देखते हैं। तो पहला बिंदु है, बाबर ने अपने प्रथम आक्रमण 1519 ईस्वी में बाजौर और भेरा को जीता और वापस चला गया। बाबर खैबर दर्रे से होकर आया था। दूसरा आक्रमण इसने 1519 ईस्वी में किया और पेशावर से वापस चला गया। तीसरा आक्रमण 1520 ईस्वी यानी ठीक एक साल बाद, और सियालकोट उसके अधिकार में आ गया था। चौथा जो है, बाबर ने अपने चौथे आक्रमण 1524 ईस्वी में पंजाब के अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिया था।
अब बाबर द्वारा कुछ लड़े गए युद्ध जो हैं उनके बारे में जानकारी, और इन युद्धों से क्वेश्चंस कई बार मैच द फॉलोइंग या फिर ऐसे भी एमसीक्यू जैसे बनते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, ये आपको याद होगा। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। बाबर विजयी रहा और इब्राहिम लोदी मारा गया। बाबर ने इस युद्ध में तुगलुमा युद्ध पद्धति व तोप खाने, तो ये दोनों महत्वपूर्ण बिंदु है, तुगलमा युद्ध पद्धति और तोप खाने का प्रयोग किया था। तोपखाने, इस युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग हुआ था ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है, लेकिन प्राचीन इतिहास का जब हम इसी बुक का पढ़ रहे थे मटेरियल, तो उसमें ये था कि कोई दक्षिण भारत में हुआ था, वहाँ पहले तोपखाना यूज हो चुका था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन खैर अब देखते हैं। उस्ताद अली कुली एवं मुस्तफ़ा बाबर के तोपची थे। इन्होंने तोपों को सजाने की उस्मानी विधि, जिसको रूमी विधि भी कहते हैं, का प्रयोग किया। अब दूसरा देखते हैं, खानवा का युद्ध, जो 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ, मतलब कि लगभग 1 साल बाद। यह युद्ध बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच हुआ। युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण की। तीसरा है चंदेरी का युद्ध, 29 जनवरी 1528। यह युद्ध बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ, जिसमें मेदिनी राय मारा गया। उसने इस युद्ध में जिहाद घोषित किया। नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध, तो मई 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ है। इस युद्ध में बाबर ने घाघरा के तट यानी कि बिहार पर अफगानों को पराजित किया। यह बाबर द्वारा लड़ी गई अंतिम लड़ाई थी। तो बाबर द्वारा लड़ी गई अंतिम लड़ाई घाघरा का युद्ध था, जो कि मई 1529 में लड़ा गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अभी और कुछ बिंदु है। पानीपत युद्ध जीतने के बाद बाबर ने सरदारों को उचित इनाम दिए और हुमायूं को बाबर ने कोहिनूर का हीरा दिया। बाबर की इस उदारता के लिए उसे कलंदर कहकर पुकारा गया है। बाबर ने पद्य में एक नवीन शैली मुवैयान को लिखा, जो मुस्लिम कानून की पुस्तक है। तो मुवैयान ये महत्वपूर्ण है, अगर क्वेश्चन बनाना हो तो जरूर इससे बनाएगा। एक नवीन शैली में लिखा हुआ था और ये मुस्लिम कानून से संबंधित लिखी गई पुस्तक है बाबर के द्वारा। बाबर की आत्मकथा तुजुक बाबरी तुर्की भाषा में थी, जिसे अकबर ने अब्दुर्रहीम खाने खाना के द्वारा फारसी भाषा में रूपांतरण कराया। तो इसका आधा बिंदु हमने पहले ही पढ़ लिया था पिछले एक्सरसाइज में कि तुजुक बाबरी बाबर की आत्मकथा है और ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। लेकिन अकबर ने इसको फारसी भाषा में अनुवाद करवाया, किसके द्वारा? अब्दुर्रहीम खाने खाना के द्वारा। इसमें भारत में 5 मुसलमान राज्य, दिल्ली, गुजरात, बहमनी, मालवा और बंगाल, और 2 काफिर राज्य, विजयनगर और मेवाड़ का वर्णन किया गया है। आगे है, उसने आगरा में जैमितीय, अच्छा एक बात ये ध्यान रखना है, ये जो मेवाड़ राज्य जो उनके समकालीन था और विजयनगर साम्राज्य जो दक्षिण भारत में था, दोनों को काफिर राज्य कह करके पुकारा गया है बाबर के द्वारा इनकी आत्मकथा तुजुक बाबरी में। आगे का पॉइंट है, उसने आगरा में जैमितीय विधि पर नूरे अफगान नामक बाग लगवाया, जिसे आराम बाग कहा जाता है। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु आगरा में हुई। पहले उसे आगरा के आराम बाग में, परंतु बाद में उसे काबुल में उसी के द्वारा चुने स्थान पर दफना दिया गया। आगे है, बाबर ने मरने से पहले हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। नेक्स्ट, हुमायूं के बारे में 1530 से 1556 ईस्वी तक का। बाबर के सबसे बड़े पुत्र हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ। उसकी माँ माहम सुल्ताना थी। हुमायूं के भाई थे, एक का नाम था कामरान, दूसरे का नाम था अस्करी। कामरान के बारे में है, कामरान की माँ गुलरुख बेगम थी और काबुल व गंधार का क्षेत्र प्लस हुमायूं ने मुल्तान व पंजाब को सौंपा था। और अस्करी के बारे में लिखा हुआ, अस्करी की माँ गुलरुख बेगम थी और संभल का क्षेत्र इसे सौंपा गया था। फिर है हिंदाल। हिंदाल जो हैं मतलब दिलदार बेगम का पुत्र थे और अलवर का क्षेत्र इनको सौंपा गया था। सुलेमान मिर्जा जो चचेरा भाई था, इसको बदखसा का क्षेत्र सौंपा गया था। आगे है, हुमायूं ने 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को 23 वर्ष की आयु में आगरा की गद्दी को संभाली थी। तो अब हुमायूं द्वारा लड़े गए कुछ युद्ध हैं। तो कलिंजर पर आक्रमण 1531 ईस्वी में हुआ। हुमायूं ने कलिंजर के शासक प्रताप रुद्र देव पर अपना पहला आक्रमण किया, लेकिन वह असफल रहा। तो पहले ही आक्रमण में हुमायूं असफल हो गया था। दूसरा है दौराहा, जिसको दोहरिया का युद्ध भी कहते हैं और चुनार का प्रथम घेरा भी कहते हैं। तो दोहरिया का युद्ध और चुनार का प्रथम घेरा जो 1532 ईस्वी में हुई, यह युद्ध हुमायूं और अफगान महमूद लोदी के मध्य हुआ, जिसमें महमूद लोदी पराजित हुआ। इसके बाद
हुमायूं ने चुनारगढ़ का घेरा डाला और शेर शाह के हाथों से छीनने का प्रयत्न किया। थोड़ा लाइटिंग बढ़ा दिया जाए। नेक्स्ट है तीसरा नंबर, बहादुर 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 शाह से संघर्ष 1535 से 36 ईस्वी के बीच में। तो हुमायूं ने गुजरात के शासक को हराकर मांडू और चंपानेर का दुर्ग जीता था। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध, जो 26 जून 1539 को हुई है। यह युद्ध हुमायूं और शेर खां के मध्य चौसा नामक स्थान पर हुआ। चौसा कर्मनासा नदी पर स्थित है। ये कर्मनासा नदी आपको, जब ये उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करेंगे तो जैसे ही कर्मनासा नदी क्रॉस करती है रेल, मतलब रेल से जैसे ही क्रॉस करेंगे ट्रेन से, तो आपको बिहार में आ जाएंगे। तो इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। युद्ध जीतने के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। इस युद्ध में हुमायूं बड़ी मुश्किल से निजाम नामक एक भिस्ती की सहायता से गंगा पार कर सका था। नेक्स्ट है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। तो कभी कभी नाम में कन्फ्यूजन रहता है, दोनों एक ही है, कन्नौज का युद्ध बोलिए या बिलग्राम का युद्ध बोलिए। 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया और हुमायूं भारत छोड़कर सिंध चला गया। आगे देखते हैं हुमायूं का निष्कासित जीवन। जब वो भाग गया था 1540 से 1555 ईस्वी, लगभग 15 साल तक निर्वासित जीवन जिया है। इसने 15 वर्ष के निष्कासित जीवन के दौरान हुमायूं ने हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 1541 ईस्वी में विवाह किया, जिसने कालांतर में अकबर को जन्म दिया था। भारत की पुनः विजय और मृत्यु। तो यहाँ पर भारत की नहीं होनी चाहिए, हुमायूं की होनी चाहिए थी। तो खैर आगे देखते हैं। 15 मई 1555 को मच्छीवाड़ा के युद्ध में मुगलों की विजय हुई और उन्होंने पंजाब को जीता। क्या पता मैं ही गलत समझ रहा हूँ क्या। अच्छा खैर आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है 22 जून 1555 को सरहिंद के युद्ध में मुगलों ने सिकंदर सूर को पराजित किया। इसके बाद हुमायूं ने दिल्ली, आगरा, संभल आदि क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट है जुलाई, यानी 23 जुलाई 1555 को हुमायूं एक बार फिर दिल्ली का बादशाह बना। हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर 24 जनवरी 1556 को हुई। उसने अकबर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। दिल्ली में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना हुमायूं ने की थी। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे अब शेर शाह सूरी के बारे में, जिसको शेर खां के नाम से भी जानते हैं। 1540 से 1545 5 वर्ष तक का शासनकाल रहा है। तो शेर शाह ने उत्तर भारत में सूर वंश के द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की थी। पहला अफगान साम्राज्य तो फिर कौन था? पहला अफगान साम्राज्य लोदी वंश का था और लोदी वंश के अंतिम शासक बहलोल लोदी नाम था ना, इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर आया था। तो शेर शाह का जन्म 1472 ईस्वी में डॉक्टर कानूनगो के अनुसार 1486 ईस्वी में हुआ था। मतलब शेर शाह के जन्म को लेकर के थोड़ा विवाद है। ऐसे बोला जाता है कि 1472 में इनका जन्म हुआ है, लेकिन डॉक्टर कानूनगो हैं, कोई रिसर्चर होंगे इतिहास में, उनका कहना है कि 1486 ईस्वी में हुआ था। खैर, उसके बचपन का नाम फरीद था। 1497 से 1518 ईस्वी तक निरंतर 21 वर्ष तक फरीद ने अपने पिता की जागीर की देखभाल की और शासन का अनुभव प्राप्त किया था। बहार खां लोहानी ने फरीद को शेर को मारने के उपलक्ष्य में शेर खां की उपाधि दी थी। शेर खां ने हजरत आला की उपाधि ग्रहण की और दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बना, शासक बना। हाँ, 1530 ईस्वी में शेर शाह ने चुनार के किलेदार ताज खां की विधवा पत्नी लाड मलिका से विवाह कर चुनार के किले पर अधिकार किया। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर खां ने शेर शाह सुल्तान आदिल की उपाधि ग्रहण की और सुल्तान बना। आगे क्या है? 22 मई 1545 ईस्वी को कालिंजर पर आक्रमण के समय तोपखाना फट जाने से शेर शाह की मृत्यु हो गई। कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। तो ये कालिंजर का शासक कौन था? कीरत सिंह। मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा। शासन प्रबंध के बारे में कुछ बिंदु हैं। तो सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन के बारे में जानते हैं। शेर शाह स्वयं शासन का प्रधान था और उसके अंतर्गत निम्न विभाग थे। कौन कौन से विभाग थे? सबसे पहला जो है दीवान वजारत, ये वित्त विभाग था और मुख्य अधिकारी वजीर कहलाता था। फिर है दीवान आरिज, ये सैन्य विभाग था और मुख्य अधिकारी सैन्य विभाग का आरिजे मुमालिक कहलाता था। दीवान रसातल, ये विदेश मंत्री की भांति कार्य करता था और दीवान इंसा सुल्तान के आदेशों को लिखना
और इसका जो लिखने का काम करता था दीवाने अंसा, और प्रधान जो होता था दवीरे मुमालिक कहलाता था। आगे है दीवाने काजा। दीवाने काजा दरअसल सुल्तान के बाद मुख्य न्यायाधीश होता था, और दीवाने वरीद गुप्तचर विभाग को कहते थे। प्रांतीय प्रशासन कैसा था शेरशाह के इस काल में? तो सूबा होता था। शेरशाह ने संपूर्ण सूबे को सरकारों में बांटकर प्रत्येक को एक सैनिक अधिकारी की देखरेख में छोड़ दिया था। उनकी सहायता के लिए सूबे में एक असैनिक अधिकारी अमीन ए बंगाल भी नियुक्त किया गया था। तो सैनिक असैनिक दोनों। अभी भी जिले में क्या है, सैनिक तरीके से मान लीजिए कि एसपी होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और आईएएस होता है जो असैनिक अधिकारी होता है। आगे सरकार यानी कि जिला। प्रत्येक सरकार में 2 प्रमुख अधिकारी थे, जिन्हें सिकदार ए सिकदारा यानी सैनिक अधिकारी और मुंसिफ ए मुंसिफा जिसे न्यायिक अधिकारी कहा जाता था। परगना। प्रत्येक सरकार कई परगनों में बटा था। प्रत्येक परगने में एक सिकदार यानी कि सैनिक अधिकारी और एक मुंसिफ यानी दीवानी मुकदमों का निर्णय करने का जिसका काम होता था उसे मुंसिफ कहते थे, और एक फौजदार जो खजांची होता था, और 2 कानकून यानी क्लर्क जो हिसाब किताब लिखते थे वो होते थे, 2 कानकून होते थे। आगे अच्छा, ये प्रत्येक परगने में के बारे में मतलब ढांचा बताया गया है। अब अर्थव्यवस्था कैसे थी शेरशाह के काल में? तो शेरशाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा। अच्छी, मध्यम और बुरी, 3 प्रकार की भूमि थी। उसने भूमि कर निर्धारण के लिए राई यानी फसलदारों की सूची को लागू करवाया। किसानों को संलग्न अधिकारियों के वेतन के लिए सरकार को जरीवाना और महसिलाना नामक कर देना होता था, जो पैदावार का 2.5% से 5% होते थे। आगे है, उसने भूमि के माप के लिए सिकंदरी गज, जिसमें 31 अंगुल और 32 इंच होते थे। 31 अंगुल बोलिए या फिर 32 इंच बोलिए, ये होते थे एक सिकंदरी गज में, एवं सन की डंडी का प्रयोग करवाया था माप के लिए। शेरशाह ने लगान निर्धारण के लिए, बिंदु इधर है, शेरशाह ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रकार की कार्यप्रणालियाँ अपनाई। पहला है गल्ला बख्शी, जिसको बटाई कहते हैं, नस्क जिसको मुक्ताई कहते हैं, नक्स को ही कनकूत भी कहते हैं, और तीसरा है जब्ती जिसको जमई कहते हैं। किसानों से पैदावार का 1/3 भाग लगान के रूप में लिया जाता था। तो 1/3 भाग लगान के रूप में किसान से लिया जाता था, मतलब किसान देते थे शेरशाह के शासन को। मुद्रा कैसी थी? तो शेरशाह ने घिसे पिटे पुराने पूर्ववर्ती शासकों के द्वारा चलाए गए सिक्कों का चलन बंद कर दिया। उसकी मुद्रा व्यवस्था बहुत श्रेष्ठ थी। उसने चांदी के रुपये जो 180 ग्रेन के थे, तांबे के सिक्के दाम जो 380 ग्रेन के थे चलाए थे, मतलब 380 ग्रेन के थे, उसे चलाया गया था। शेरशाह के समय सोने के सिक्के 167 ग्रेन के जो असरफी कहलाते थे। शेरशाह के समय जो सोना का सिक्का होता था उसे असरफी कहते थे। उसके समय 23 टकसालें थी। उसके सिक्कों पर उसका नाम अरबी के साथ साथ नागरी लिपि में अंकित होता था। सड़कें कैसी थी? तो शेरशाह ने करीब 1700 सरायों का निर्माण कराया, जिसकी देखभाल सिकदार करता था। उसने कई नई सड़कों का निर्माण करवाया और पुरानी सड़कों की मरम्मत करवाई। बंगाल में सोनार गांव से आगरा, दिल्ली होते हुए लाहौर तक यह सड़क ए आजम कहलाती थी। इसे अब ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं। आगरा से बुरहानपुर तक, आगरा से चित्तौड़ तक और लाहौर से मुल्तान तक। ये सराय पता क्या होता था? एक ठहरने का स्थान होता था। मतलब जी जैसे अभी तो आबादी ज़्यादा है ना, तो कहीं पर भी होटल वगैरह है, तो ऐसे सराय मतलब धर्मशाला जैसा एक तरह से मान लीजिए, समझने के लिए होता था, जहाँ पर मुसाफिर ठहर सकते हैं लंबी यात्रा के बाद। तो भवन एवं इमारतें, तो शेरशाह ने रोहतासगढ़ किला, दिल्ली का पुराना किला जिसे दीन पनाह को तुड़वाकर बनवाया गया था, एवं उसके अंदर किला ए कुहना जो सासाराम बिहार में है, में स्वयं का मकबरा बनवाया। कन्नौज नगर को बर्बाद कर शेरशाह नगर बसाया और पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। तो पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित करने का श्रेय भी शेरशाह को जाता है। कुछ अन्य तथ्य हैं, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी कालीन थे, और शेरशाह का समकालीन इतिहासकार हसन अली खां था, जिसने तवारीख ए दौलते शेरशाही की रचना की थी। अब बात आता है अकबर के बारे में, तो थोड़ा देख लेते हैं अकबर के बारे में भी क्या है, नहीं तो रहने देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि अकबर एक ऐसे ही बड़ा ही चैप्टर है। तो ठीक है, थैंक यू आपको। वीडियो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक पर ध्यान दीजिए, बाकी तो आपकी मर्जी।